गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है ध्वनि। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 13 है आपका ध्वनि। पाठ 13 बेटा ध्वनि है। ध्वनि से हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं कि ध्वनि क्या होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो हम अपने आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। हम अपने माता पिता, मित्रों आदि की बातचीत ध्वनि, सड़कों पर दौड़ते वाहन की ध्वनि, वृक्ष पर बैठे पक्षियों की ध्वनि तथा हवा के कारण वृक्षों की पत्तियां सरसराहट की ध्वनि आदि की ध्वनि सुनते हैं। हम अपने कानों की सहायता से ध्वनि को सुनते हैं। आगे चलते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो जब वस्तुओं के अंदर कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी हम ध्वनि को सुनते हैं तो कोई ना कोई वस्तु अवश्य ही ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन कर रही होती है। आगे चलते हैं, कंपन या दोलन क्या होता है। तो किसी वस्तु की अपनी मध्य की स्थिति से इधर उधर गति करने को कंपन कहते हैं। जैसे सरल लोलक एक व्यवस्था है जो कंपन या दोलन को प्रदर्शित करता है। सरल लोलक एक छोटा तथा भारी पिंड होता है जिसे गोलक कहते हैं। इस गोलक को एक पतले हल्के लंबे मजबूत धागे से बांधकर किसी सुदृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। एक लंबे समय तक विराम अवस्था में आने के पहले लगातार दोलन लोलक के कंपन से इसके 3 लक्षण आवर्त, आयाम तथा आवर्त काल प्रदर्शित होते हैं। तो हमारा आवर्त क्या होता है, आयाम क्या होता है और आवर्त काल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आयाम साम्य अवस्था से दोलनमान वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु आपकी स्थिर है, साम्य अवस्था में है, और जब वह गतिमान होगी तो वह कितनी गतिमान हो रही है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, वह हमारा आयाम कहलाता है। देखते हैं क्रियाकलाप 1। एक टेबल टेनिस की बॉल लें, धागे के सहारे इसे ऊंचाई पर लटका दे तथा बॉल या पिंग पोंग बहुत हल्का होता है, कमरे में निर्वात होना चाहिए। अब रबर पैड पर चोट कर टेनिस बॉल के निकट जाएं। पोंग में गति या कंपन से टेनिस बॉल भी गति करने लगती है। टेनिस बॉल में गति किसी बल को सूचित करती है। यह ध्वनि तरंगों से उत्पन्न होती है तथा चिमड़े के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ है कि ध्वनि तरंगों में ऊर्जा भी होती है। आगे चलते हैं, ध्वनि के अभिलक्षण। तो ध्वनि के अभिलक्षण में हमारा आवर्त काल है। लोलक का एक दोलन पूरा होने में लगने वाले समय को आवर्त काल कहा जाता है। जो हमारा लोलक है वह जो भी दोलन पूरा करता है उसको कितने टाइम में पूरा करता है वह हमारा आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति क्या है, दोलन करती हुई वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में वह कितने दोलन पूरे करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है। आगे चलते हैं, ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण। तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता। तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। हमारे कान में उत्पन्न संवेदन जिसके कारण हम तीव्र व मंद ध्वनि के बीच के अंतर को विभेदन कर सकते हैं, ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। यानी कि ध्वनि कितनी प्रबल है वह किसके बीच में हम इसका विभेदन कर पाते हैं। तीव्र व मंद ध्वनियों के बीच के अंतर को जान पाना ही ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। आयाम का मान अधिक होने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है। जब हमारा आयाम ज्यादा होता है तो हमारी ध्वनि की प्रबलता भी ज्यादा होती है। इसका मात्रक वॉट प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिमल पैमाने पर मापा जाता है तथा इसे डीबी यानी कि डेसिबल से प्रदर्शित किया जाता है। हमारे कानों द्वारा सहन की जाने वाली ध्वनि की अधिकतम प्रबलता 120 डेसिमल होती है। आगे देखते हैं,
जल तरंग नामक भारतीय संगीत यंत्र में आवृत्ति सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें चीनी मिट्टी के कई प्याले होते हैं जिनमें अलग अलग ऊंचाई तक जल भर दिया जाता है और इन प्यालों का आकार भी अलग अलग होता है। संगीतक छड़ों द्वारा इनके किनारों पर चोट मारकर अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। क्योंकि प्यालों में जल का प्रयोग किया जाता है और छड़ियों की चोट से ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसे जल तरंग कहा जाता है। यदि हम गिलास, प्याले अथवा किसी अन्य वस्तु पर अधिक जोर से चोट करें तो कंपनों का आयाम बढ़ जाता है और हमें अधिक प्रबल ध्वनि सुनाई देती है। आगे चलते हैं। आवृत्ति का तारत्व। तो आवृत्ति का तारत्व क्या होता है? किसी वस्तु के 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति ध्वनि को पतलापन तथा तारत्व प्रदान करती है। कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का तारत्व भी कम होता है, यानी कि कम आवृत्ति वाली जो आपकी ध्वनि होती है तो उनका तारत्व भी कैसा होगा? कम होगा। उदाहरण के लिए बच्चे तथा स्त्रियों की ध्वनि आवृत्ति पुरुषों की ध्वनि आवृत्ति की अपेक्षा अधिक होती है। शेर की दहाड़ की प्रबलता तो अधिक होती है परंतु उसका तारत्व कम होता है। मच्छर की बिन बहनाहट की प्रबलता तो कम होती है लेकिन उसका जो तारत्व है उसकी ध्वनि हमें तीखी सुनाई देती है। आगे चलते हैं। तारत्व आवृत्ति से संबंधित तो होता है परंतु यह आवृत्ति के समानुपाती नहीं होता। वास्तव में तारत्व ध्वनि की संवेदना की वह माप है जिसमें हम पतली तथा भारी आवाज में एक पैनी तथा सपाट ध्वनि के अंतर को महसूस कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। ध्वनि के तारत्व को कम या अधिक किया जा सकता है। आगे देखते हैं उदाहरण। तबचली चोट मारकर तबले की झिल्ली को कम कर देता है। कसी हुई झिल्ली ढीली झिल्ली की अपेक्षा अधिक उच्च आवृत्ति से कंपन करती है जिससे अधिक उच्च तारत्व की ध्वनि होती है। बिजली पंखे की चक्रीय गति को बढ़ाकर उत्पन्न की गई ध्वनि के तारत्व में वृद्धि को आसानी से सुना जा सकता है। फिर है आपकी मानव कर्ण की संरचना। तो मानव कर्ण के प्रमुख 3 भाग हैं। पहला है आपका बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण में निम्नलिखित भाग होते हैं: पिन्ना, कर्णनली तथा कान का पर्दा। पिन्ना कान का भारी भाग है और यह ध्वनि तरंगों को एकत्र करके कर्णनली की ओर भेजता है। फिर है आपका कर्णनली। यह कान के पिन्ने द्वारा जो ध्वनि भेजी जाती है उसको कान के पर्दे तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर है कान का पर्दा। कान का पर्दा पतली झिल्ली के रूप में होता है जो ध्वनि तरंगों के टकराने से कंपन करने लगता है और यह कंपित कान का पर्दा ध्वनि तरंगों के मध्य कर्ण में पहुंचा देता है। आगे चलते हैं मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण क्या है? मध्य कर्ण में निम्नलिखित उपस्थियां होती हैं: मुग्दर, निहाई और रकाब। ये तीनों उपस्थियां छोटे आकार की होती हैं। इनकी विभिन्न आकृतियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं अथवा ये अस्थियां हमारे शरीर की सर्वाधिक छोटी आकृति हैं। कान के पर्दे द्वारा ग्रहण की गई ध्वनि कंपन अस्थियां द्वारा ही अंत्य कान तक पहुंचाई जाती हैं। तो मध्य कर्ण में जो हमारी 3 अस्थियां होती हैं ये क्या काम करती हैं? ये ध्वनि कंपन को अस्थियों द्वारा ही हम अंतः कर्ण तक पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं अंतः कर्ण। तो अंतः कर्ण क्या है? अंतः कर्ण के निम्नलिखित भाग है: कोक्लिया तथा श्रवण तंत्रिका। कोक्लिया शंख के कवच के जैसी एक घुमावदार संरचना है जिसमें एक द्रव भरा होता है। यह ध्वनि तरंगों के प्रति संवेदनशील होती है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका कार्य ध्वनि आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना है। फिर है आपका आश्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनियां। हमारे कान को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुनने की क्षमता होती है और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को आश्रय ध्वनि कहते हैं तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। फिर है आपका ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि कैसे संचारित होती है? पदार्थ या द्रव
जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम कणों को भी कंपित कर देती है। ये कण कंपन करने वाली वस्तु से कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंच, इसलिए सबसे पहले कंपन करने वाली वस्तु के समीप रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं और पास पास आने वाले कणों पर बल लगाते हैं, जिसके कारण पास के कण अपनी विदान अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और पास वाले कणों को विस्थापन करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस आ जाते हैं। माध्यम में ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि कानों तक ध्वनि ना पहुंच जाए। ठीक है, इस प्रकार हम कानों के द्वारा ध्वनि को सुन पाते हैं। आगे चलते हैं, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो ध्वनि जो हमारे कानों तक आती है वह किन किन माध्यमों से होकर आती है, उन्हें कैसे माध्यम चाहिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक समान भरे कमरे में जब आप कुछ दूरी पर खड़े हो तो आपका मित्र आपको आवाज लगाता है, वह आवाज आपको सुनाई देती है। यह क्रिया एक खाली कमरे में करने पर आपको आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। यह कारण है कि खाली कमरे में भरे कमरे की अपेक्षा वायु ज्यादा होती है और आवाज गूंजने लगती है, यानी कि खाली कमरे में वायु ज्यादा होने के कारण आवाज हमें गूंजती हुई प्रतीत होती है। लेकिन वहीं अगर हम भरे कमरे में आवाज लगाते हैं तो वह आवाज हमें गूंजती हुई प्रतीत नहीं होती। आगे देखते हैं, वायु में ध्वनि का संचरण। तो जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो अपने आसपास के कणों को भी वह गतिमान बना देती है, उनमें भी कंपन करवाना शुरू कर देती है। ये कण अपने आसपास के कणों को कंपित करते हैं तथा अपनी मूल अवस्था से गतिमान या विस्थापित हो जाते हैं। फिर बाद में यह अपनी दोबारा से मूल अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो वायु भी ध्वनि उत्पन्न करने का एक माध्यम होता है। आगे चलते हैं, यदि माध्यम न हो तो ध्वनि सुनाई नहीं देती। फिर है आपका क्रियाकलाप 2। एक गुब्बारे में पानी तथा दूसरे में हवा भरे, उन्हें बारी बारी से अपने कान के पास लेकर आए। ध्वनि सुनाई देती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रवों में भी ध्वनि का संचरण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो उसमें भी हमें एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो समुद्र हमारा क्या है? समुद्र का पानी एक द्रव है जिसके चलने के कारण हमें उससे आवाज आती हुई प्रतीत होती है। तो देखते हैं, द्रव में ध्वनि का संचरण। द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है, ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण होता है। इसके लिए क्रियाकलाप 3 है। लकड़ी का एक गोल लंबा डंडा लें, उसका एक सिरा अपने कान पर तथा दूसरा सिरा अपने मित्र के कान पर लगाएं। अपने सिरे पर मुंह से आवाज निकालिए। ये ध्वनि आपके मित्र को सुनाई देती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि ठोसों में संचरित होती है। फिर है आपका ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराकर पहले माध्यम में ही लौटने की क्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। प्लाईवुड एवं धातु की चादरें ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं। आगे देखते हैं, कपड़े तथा रंध्रयुक्त पदार्थ जैसे थर्माकोल या कॉर्क ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं होते। ये अपने से टकराने वाली अधिकतर ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं और ध्वनि को परावर्तित करने वाले पृष्ठों का चिकना अथवा चमकीला होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर है आपका ध्वनि के परावर्तक। तो ध्वनि का परावर्तन करने वाले पदार्थ ध्वनि के परावर्तक कहलाते हैं। जो कि ध्वनि का परावर्तन कर देते हैं उनको ध्वनि के परावर्तक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, ध्वनि के उत्तम परावर्तक तथा ध्वनि के अधम परावर्तक। जो पदार्थ अधिकांश ध्वनि को उसी माध्यम में वापस भेज देते हैं वह उनके उत्तम परावर्तक कहलाते हैं तथा वे ध्वनि को अवशोषित करने के बजाय उसे वापस परावर्तित कर देते हैं। जैसे कि धातुओं की चादरें ध्वनि की उत्तम परावर्तक होती हैं। फिर है आपके ध्वनि के अधम परावर्तक। जो पदार्थ ध्वनि को वापस उसी माध्यम में परावर्तित नहीं कर पाते हैं उन्हें ध्वनि के अधम परावर्तक कहते हैं। जैसे वे अपने से टकराने वाली ध्वनि को आंशिक रूप से अथवा
पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए छिद्र युक्त पदार्थ आदि एक अच्छे सिनेमा हॉल अथवा सभा मंडल में हॉल की दीवारें तथा छतों एवं फर्शों में ऐसे ही ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं या उनसे ढका जाता है जिससे कि ध्वनि कम परावर्तित हो पाती है। आगे चलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या है? किसी धरातल से टकराने के बाद परावर्तित होने के पश्चात दोबारा जाने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कि कोई ध्वनि धरातल से टकराती है और फिर परावर्तित हो जाती है, उसके बाद दोबारा सुनी जाती है, तो ऐसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को तभी स्पष्ट सुना जा सकता है जब वह हमारे कानों तक परावर्तन के बाद 1/15 सेकंड से पहले ही हमारे कानों तक पहुंच जाती है। हाँ, तो हमारे लिए वास्तविक परावर्तित ध्वनि के बीच के अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, अतः 1/15 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर ध्वनि की गति तथा गुणा समय के बराबर होती है। आगे चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम वास्तविक तथा परावर्तित ध्वनि को अलग अलग तभी सुन सकते हैं जब हम परावर्तित करने वाले अवरोध से 22 गुणा 1/2 बराबर 11 मीटर अथवा उससे अधिक दूरी पर हो। ध्वनि एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम एक से हैं। आगे देखते हैं इनके नियम। किसी बड़े हॉल में चिल्लाने से भी आप अपनी चिल्लाहट को वापस सुन सकते हैं। पर्वत की चोटी, ऊंची दीवार, जहाज अथवा खाई जैसी बड़ी सतह से भी ध्वनि के परावर्तन के कारण ही ध्वनि को सुना जा सकता है। इसके कारण हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। फिर है आपका ध्वनि परावर्तन के उपयोग। तो ध्वनि परावर्तन के जो उपयोग है वह कहाँ कहाँ होते हैं? वस्तु की तलाश करना, चमगादड़ अवरोधों से बचने के लिए परावर्तित ध्वनि का उपयोग करते हैं। ये कीटों द्वारा परावर्तित ध्वनि का उपयोग अपने भोजन को खोजने के लिए करते हैं तथा चमगादड़ उच्च आवृत्ति के स्पंदों को उत्सर्जित करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों तथा कीटों द्वारा उत्पन्न प्रतिध्वनि को सुनते हैं और प्रतिध्वनि के पहुंचने में लगने वाले समय से वे परावर्तक स्रोत की दूरी का अनुमान भी लगा लेते हैं। फिर है समुद्र की गहराई मापना। सोनार की सहायता से समुद्र की गहराई को मापने में भी ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किया जाता है। सोनार नामक उपकरण द्वारा एक समुद्री जहाज से पराश्रव्य तरंगों को समुद्र की तली की ओर भेजते हैं और परावर्तन के बाद ध्वनि तरंगे वापस समुद्री जहाज में पहुंचती हैं, जिसे सोनार द्वारा ग्रहण किया जाता है। समुद्री जल में ध्वनि का वेग और ध्वनि तरंगों को समुद्र की तली तक जाने तथा वापस लौटने में लगा समय समुद्र की गहराई को आसानी से मापा जा सकता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हमें बताया गया है कि जल में ध्वनि की गति मल्टीप्लाई लिया गया समय तथा उसको 2 से भाग करने पर हम समुद्र की गहराई को आसानी से माप सकते हैं। फिर है आपका मधुर ध्वनि एवं शोर। तो जो ध्वनि हमारे कान को अच्छी लगती है सुनने में उसे मधुर ध्वनि तथा शांत ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि यह हमें शांति प्रदान करती है। इसके विपरीत जो ध्वनि हमारे कान को अप्रिय लगती है और हमें परेशान करती है उसको शोर कहा जाता है। वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। वाद्य यंत्र अलग अलग विधि द्वारा विभिन्न सुरीली आवाज उत्पन्न करते हैं, ध्वनियाँ निकालते हैं। ये यंत्र संगीत उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंपनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम तबले की तनी हुई झिल्ली पर चोट करते हैं तो यह कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करता है और उत्पन्न कंपनों के प्रकार के आधार पर वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो वाद्य यंत्र। इन वाद्य यंत्रों में विद्वान वायु के जो स्तंभ हैं वह कंपनों के कारण ध्वनि की उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि बांसुरी, बिगुल, नारदवम आदि सभी वाद्य यंत्र हैं।
आगे चलते हैं, आघात तथा झिल्ली वाले वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तनी हुई झिल्ली पर चोट मारकर उसे कंपित किया जाता है, उसे आघात अथवा झिल्ली वाले वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे कि मृदंग, तबला, ढोलक आदि। आगे देखते हैं, डोरी वाले वाद्य यंत्र। सितार, वीणा, हार्प, संतूर एवं वायलिन डोरी वाले वाद्य यंत्रों के मुख्य उदाहरण हैं। डोरी की लंबाई घटा बढ़ाकर इन वाद्य यंत्रों के तारत्व को परिवर्तित भी किया जा सकता है। फिर है सजीवों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ, जो कि जंतुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। विभिन्न जंतु अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, जैसे मेंढक के गले के नीचे एक वायु कोश होता है। वायु कोश में हवा भर जाने के कारण मेंढक वाक तंतुओं में से फूंक मारकर इस हवा को बाहर निकालता है। ऐसा करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। कीटों में फेफड़ों तथा वाक तंतु नहीं होते, वे अपने पंखों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मक्खियों की भिनभिनाहट भी उनके पंखों के कारण होती है तथा टिड्डे अपनी टांगों के बालों को रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य में ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वाक यंत्र या फिर कंठ है। कंठ में दो स्नायु, जो कि वाक तंतु कहलाती है, यह इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब फेफड़ों से वायु झिर्री में होकर बलपूर्वक निकलती है, तब वाक तंतु कंपित होने लग जाते हैं, जिससे जिससे वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां स्नायु पर अपना खिंचाव बढ़ाती हैं और घटा भी सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं, तो ध्वनि उच्च आवृत्ति की होती है। इसके विपरीत जब वाक तंतु ढीले तथा मोटे होते हैं, तो ध्वनि निम्न आवृत्ति की होती है। आगे देखते हैं, एक वयस्क पुरुष के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, जबकि स्त्रियों में यह पुरुषों की अपेक्षा 5 मिलीमीटर छोटी होती है। बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी वाक ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। यही कारण है कि बच्चों की वाक ध्वनि तीक्ष्ण होती है। आगे देखते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य। तो चलिए बच्चों, इन पर नजर डालते हैं। हम अपने आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। हम अपने आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। मानव कर्ण के 3 प्रमुख भाग हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण तथा अंतः कर्ण। हमारे कानों को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुनने की क्षमता होती है। ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है। हम अपने कानों की सहायता से ध्वनि को सुनते हैं। ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के 1 सेकंड में पूरा किए गए कंपन की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। आयाम का मान अधिक होने से ध्वनि की प्रबलता भी ज्यादा होती है। इसका मात्रक वॉट मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। हमारे कानों द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि की अधिकतम प्रबलता 120 डेसिमल। फिर है, हमारे कानों द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की अधिकतम प्रबलता 120 डेसिमल है तथा साम्य अवस्था से दोलनमान वस्तुओं के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जिस पदार्थ या द्रव से होकर ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाते हैं। ध्वनि को परावर्तित करने वाले पदार्थ ध्वनि के परावर्तक कहलाते हैं। चमगादड़ रात में प्रतिध्वनि की सहायता से ही मार्ग को तलाशता है। एक वयस्क पुरुष के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है। स्त्रियों में यह पुरुषों की अपेक्षा लगभग 5 मिलीमीटर छोटी होती है। फर्श पर दरी बिछाकर चलने से हमारे पैरों की ध्वनि की प्रबलता कम हो जाती है। कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का तारतम्य भी कम होता है। आगे चलते हैं बेटा अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास।
सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है आपका, वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है कंपन करने वाली, स्थिर या दोनों। कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। वस्तु के कंपन की आवृत्ति होती है 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 4 में या 10 में। तो 1 सेकंड में। मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है वाक् यंत्र से। साम्य अवस्था से दोलनमान वस्तु के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो साम्य अवस्था के दोलनमान वस्तु के अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहा जाता है। पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि के डैश होते हैं माध्यम कहलाते हैं। पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि के डैश होते हैं माध्यम कहलाते हैं। पराश्रव्य, आश्रव्य, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है आपका पराश्रव्य, आश्रव्य, दोनों। तो ये है दोनों। फिर है प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि की प्रबलता वस्तु के डैश के आयाम पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वह वस्तु के किसके आयाम के ऊपर निर्भर करती है? इसका है आपका आंसर कंपन। ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका डैश कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होता है। तो ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है। किसी धरातल से टकराकर दोबारा सुने जाने वाली ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। आगे है अप्रिय तथा परेशान करने वाली ध्वनि को कहा जाता है शोर। ध्वनि को परावर्तित करने वाले पदार्थ ध्वनि के परावर्तक कहलाते हैं। पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि डैश होती है वह माध्यम कहलाते हैं। तो पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वे माध्यम कहलाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न ग, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ध्वनि कंपन से उत्पन्न नहीं होती है, गलत। जल तरंग नामक भारतीय संगीत यंत्र में तारत सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, सही। एक वयस्क पुरुष के वाक् तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, सही। द्रव में ध्वनि का संचार नहीं होता है, गलत। कम आवृत्ति वाली वस्तुओं का तारत्व अधिक होता है, गलत। आगे चलते हैं। सही जोड़े बनाइए। तो लोलक का एक दोलन पूरा करना आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। समुद्र की गहराई मापना किसके द्वारा किया जाता है? जो कि सोनार यंत्र के द्वारा किया जाता है। झिल्ली वाले वाद्य तंत्र तथा मेंढक के गले के नीचे एक वायु कोश होता है और झिल्ली वाले वाद्य यंत्र हैं आपके तबला तथा ढोलक। फिर है प्रश्न अंघा। तो बेटा आप इनको स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।